क्षेत्रों में आगे बढ़े। उन्होंने इंश्योरेंस की दुनिया में भी कदम रखा और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की शुरुआत भी की, और जिसे कि राष्ट्रीयकृत किया गया, और ये काम भी काफी पहले कर दिया गया। तो रतन टाटा के नाम एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हैं। बीएसएनएल पर नियंत्रण किया गया। 2002 में टाटा समूह ने विदेश संचार निगम लिमिटेड के शेयर हासिल किए और उसमें भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। वहां पर भी टाटा ने अपना काम किया और सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम इसे बनाया। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू की, जो कि सॉफ्टवेयर की दुनिया है और सॉफ्टवेयर कंपनी है। वहां पर भी उन्होंने जबरदस्त काम किया और इसके बाद सार्वजनिक शेयर इसके लॉन्च किए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुए। टाटा मोटर्स वहां पर लिस्टिंग हुआ। इसी वर्ष कई तरह की और कारें उन्होंने यहां लगाई और टाटा स्टील ने एंग्लो डच कंपनी का भी अधिग्रहण किया। तो ये कमाल जो है वो रतन टाटा ने किया। दिव्येश हमारे संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, दिव्येश, और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का हमारे बीच न रहना, कितनी कमी खलेगी? जी देखिए, आपको बता दें कि रतन टाटा ना सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, पर वो एक ऐसी हस्ती थे जो कि बिजनेस के साथ साथ फिलैंथ्रोपी यानी कि चैरिटी में भी बिलीव करते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को, जो कि एक भारतीय कंपनी थी, उसको ले जाकर एक दुनिया की नामचीन कंपनी बना दिया। उनके ही नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने, टाटा टी ने टेक्ली कंपनी को एक्वायर किया, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर कंपनी को एक्वायर किया और टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप उनके ही नेतृत्व में टाटा ग्रुप बना। उसके बाद टीसीएस जो है वो देश के ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनियों में से एक बन गई। और ये सब कुछ रतन टाटा जी के नेतृत्व में ही हुआ। उनका ही सपना था कि भारत देश में एक ऐसी गाड़ी मैं बनाऊं जो कि भारत का आम नागरिक चला सके, और उन्होंने टाटा नैनो गाड़ी लॉन्च की। उनके ही नेतृत्व में टाटा नैनो गाड़ी लॉन्च की गई और बहुत से ऐसे कदम उन्होंने उठाए जिसके तहत उन्होंने टाटा ग्रुप को ही नहीं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को, बहुत सारे कॉलेजेस को, यहाँ तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में वहां पर भी इतने डोनेशन दिए जिसके तहत पानी पर रिसर्च हो सके और जहां पर पानी की किल्लत है वहां पर पानी कैसे पहुंचाया जा सके उसके बारे में रिसर्च किया गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डोनेशन दिया गया, जहां पर एक टाटा हॉल बना। कार्नेगी स्कूल में टाटा हॉल बना हुआ है और इसी तहत पूरे दुनिया में टाटा का नाम रोशन हुआ और अलग अलग जगह पर, ना सिर्फ दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, जबकि भारत में भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी बॉम्बे है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया उन्होंने ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिल सके। टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दुनिया में भारत के बच्चे अपना नाम कर सके। और इन सारे कदमों को उठाने के लिए टाटा, जो रतन टाटा थे, उन्होंने अलग अलग जगह पर फिलैंथ्रोपी की डोनेशन दिए और ये ध्यान रखा कि रूरल डेवलपमेंट जो है, जो गांव में एजुकेशन, दवाई और लोगों को इंजीनियरिंग की फैसिलिटीज कैसे मिल सके, उस पर खास करके कैसे ध्यान दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी और सैन डिएगो में स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च फैसिलिटी बनवाई, जिसको टाटा ट्रस्ट ने $70 मिलियन दिए थे। इसके अलावा टाटा हॉल, जो कि 4 मंजिला है, उसको भी उन्होंने बनवाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इन सारी जगह पर टाटा ने अपनी छाप छोड़ी। रतन टाटा अपनी छाप छोड़ चुके हैं और भारत देश का नाम इन्होंने रोशन किया है, क्योंकि टाटा सिर्फ एक भारतीय कंपनी बनके नहीं रह गई, ये ग्लोबल जायंट बनकर उभरी और ये सब कुछ रतन टाटा जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये कमी नहीं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि नुकसान हुआ है कि भारतीय व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
दिव्येश, आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो तीन जानकारी दे दें। रतन टाटा एक भारतीय बड़े उद्योगपति, टाटा संघ के पूर्व संघ के अध्यक्ष और टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। इसके अलावा एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति हैं, जैसा अभी दिव्येश बता रहे थे। धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रमुख हैं। आधे से अधिक जो उनका प्रॉफिट होता है वो इन धर्म कर्म के कामों में वो लगाते हैं। भारत में उन्हें दूसरा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिल चुके हैं। लेकिन सिद्धार्थ, आप जिस तरह से हम जो आपसे समझना चाह रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर क्षेत्र में उसने अपना व्यापार बढ़ाया, कारोबार को बढ़ाया, लेकिन वो ये नहीं भूला कि मुझे अपने देश के लोगों को भी साथ साथ आगे बढ़ाना है। इसको हम कैसे समझें, कैसे देखें? देखिए, जो टाटा समूह का जो स्थापना हुई है और उसका जो इतिहास है, ये बहुत आवश्यक है हम समझना कि वो किस प्रकार से एक स्वदेशी मानसिकता और भारत में ही हर प्रकार की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, इससे शुरू हुआ। और इससे जुड़े हुए जो आपने बात पूछी कि जनमानस के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए और लार्जर सोसाइटी के लिए योगदान करना है, ये उसके डीएनए में एक प्रकार जुड़ी हुई बात है। और टाटा की बहुत सारे जो डिसीजंस लिए गए हैं, मैं जो आपको एयरलाइन का जिक्र कर रहा था, जी। एविएशन कंपनी सेटअप करने के पीछे भी ऐसी ही एक मानसिकता थी कि एक हमारे देश के नागरिकों को ये सुविधा प्राप्त हो। गाड़ियों के पीछे भी यही एक मानसिकता थी। आईटी जगत में टीसीएस का नाम इतना बड़ा है, हमें याद करना होगा कि आईटी में जिस समय पे टीसीएस सेटअप किया गया, उस समय पे आईटी का शब्द भी शायद देश में बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग जी। जानते हो, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। फकीर चंद कोहली जी ने उस कंपनी की स्थापना की और दशकों तक उस कंपनी को लीड किया। आज लाखों की संख्या में रोजगार डायरेक्टली और कई लाख इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए टाटा समूह का जो फुटप्रिंट है, मेरा ये मानना है बहुत व्यापक फुटप्रिंट है। जी। और इस कारण से उसके जो सामाजिक इम्पैक्ट है इस कंपनी का, वो भी बहुत बड़ा है। आप देखेंगे पिछले दिनों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कितनी बड़ी उन्होंने घोषणा की है, कितना बड़ा प्रयास करने के लिए वो अभी अग्रसर हैं। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि टाटा और इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अगर चार्ट किया जाए तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे भारत का उद्योग बढ़ा, जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी, वैसे वैसे टाटा ग्रुप का भी विस्तार और उसकी बढ़ोतरी हुई। हम थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं सिद्धार्थ आपको। एम्प्रेस मिल्स और नेल्को, ये दो शुरुआती अपने जीवन में, अपनी जवानी के दिनों में जब रतन टाटा को ये दो जिम्मेदारी दी गई, तो ये दोनों कंपनीज जो थी वो आर्थिक संकट से गुजर रही थी। ये दोनों कंपनीज ऐसी थी जो बंद होने के कगार पर थी। लेकिन रतन टाटा ने किस तरह से अपनी क्षमता को यहां पर प्रदर्शित करते हुए, सिद्धार्थ, इन दोनों कंपनियों ने न केवल जीवित किया बल्कि उन्हें एक ऊंचा मुकाम प्रदान किया। कैसे? देखिए, रतन टाटा जी को जब पहले पहले काम दिया गया और जैसे जैसे उनकी जिम्मेवारी बढ़ी उस ग्रुप में, और एक ऐसा समय भी आया कि उनको पूरे ग्रुप की जब जिम्मेवारी मिली, एक प्रकार से वो उत्तराधिकारी के स्टेटस से पीठाधीश बन गए। उस समय पे उनको काफी चैलेंज मिली। जो पुराने लोग थे, जो जिसे हम कहेंगे सतरफ थे, जो अलग अलग कंपनीज में काफी पावरफुल, काफी समय से लोग जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए थे, उनके साथ भी एक प्रकार का संघर्ष करना पड़ा। मैं मानता हूं कि जी। रतन टाटा जी की सबसे बड़ी सफलता उनकी व्यक्तियों के साथ काम करने की क्षमता थी, जो उनका व्यवहार था, जिस प्रकार से वो सीनियर लीडर्स को काम देके उनको बढ़ाते थे और एक छोटी उम्र से ग्रूम करके उनको बढ़ाते थे। ये उनकी सबसे बड़ी मैनेजमेंट टेक्निक